भारत का नज़रिया विश्व दृष्टिकोण के लिए कई मूल्यों पर निर्धारित करती है। इसमें परंपरागत मूल्यों के अंतर्गत हम यदि सहिष्णुता की बात करें तो सहिष्णुता दार्शनिक भाव को प्रकट करता है। यह किसी प्रकार की अतिवादिता को स्वीकार नहीं करता है। सहिष्णुता कहीं न कहीं विवेक की बात करता है। आँख मूंद कर विश्वास करने की बात नहीं कहता है। और ज्ञानोदय की बात करते हैं, जैसे कि भारत में कहावत भी है, वदे वदे जयते तत्व सिद्धि, अर्थात ज्ञानोदय की प्राप्ति वाद विवाद से होती है। और अपनी भारतीय परंपरा में विवेक को स्वीकारा गया है। विवेक किसको कहते हैं? विवेक प्रजना, यह एक धारणा है जो यह बताता है कि हम मुझे क्या करना है। बुद्धि के साथ साथ विवेक यदि व्यक्ति में नहीं हो तो व्यक्ति फिर अपना सही लक्ष्य तक नहीं जा सकता है। और भारतीय संदर्भ में देखें तो 3 प्रकार के लक्ष्य को अपनाने की बात कही गई है। धर्म, अर्थ, काम। यहाँ पर तीनों प्रकार के लक्ष्य में विवेक की बात कही जाती है कि इसे विवेक से जोड़ कर देखा जाना चाहिए। और महाभारत में भी धर्म के अनुभव को विवेक के आधार पर परखने की बात आप देख सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि कर्तव्य एवं विवेकपूर्ण दोनों ही प्रकार में जो है भारतीय संस्कृति में स्थान दिया गया है। और यह सत्य कोई एक अधिकार जैसी कोई बात नहीं करता है। और यहीं पर यही विवेक का बाद में सहिष्णुता का रूप ले लेता है। सहिष्णुता का अर्थ है कि मानव मस्तिष्क में जो बात है, जिस शक्ति की पहुँच है, वह सत्य की प्रकृति को उसकी पूर्णता में नहीं समझ सकता है। यहाँ पर ऋग्वेद का एक उदाहरण देना सही होगा। एकम सद विप्रह बहुत वदंती, अर्थात विद्वान एक सत्य की विभिन्न तरीके से व्याख्या करते हैं। और उपनिषद में भी कहा गया है कि जिस प्रकार विभिन्न रंगों की गाय सफेद रंग का ही दूध देती है, उसी प्रकार विभिन्न मार्ग एक ही लक्ष्य प्राप्ति करते हैं। कोई भी चीज न तो पूरा पूर्ण है, न ही पूरी तरीके से अपूर्ण है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम देखने का सिर्फ एक ही खास नज़रिया नहीं रख सकते हैं। अगर हम एक ही नज़रिए से देखेंगे तो ही हमें पूर्ण अथवा अपूर्ण नज़र से नज़र आएगा। वहीं अगर हम नज़रिया बदल दें तो कोई चीज़ हमें ना तो पूर्ण दिखती है, ना ही अपूर्ण दिखती है। और अगर हम सद्भावनापूर्वक सहिष्णुता के संदर्भ में देखें तो अगर हम अपना सहिष्णु विवेक रखें तो फिर किसी को किसी भी प्रकार की किसी से कठिनाई नहीं होगी, किसी प्रकार की शिकायत भी नहीं होगी। सहिष्णुता से आशय धार्मिक तो लगता ही है, लेकिन सहिष्णुता एक सामाजिक अवधारणा है, सामाजिक सत्य है। और आप देख सकते हैं कि भारत में जब 47 ईस्वी में केरल आए तो वे यहीं रह के रह गए। और उसी प्रकार की यहूदी लोग 70 ईस्वी में केरल पहुँचे, वहाँ पर भी उनका स्वागत किया गया। अपने धर्म को प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। इस्लाम हो या पारसी यहाँ आए और यहीं के होकर रह गए, उसे भगाया नहीं गया। और आप जानते हैं कि उन्हें भी अपना धर्म को मानने की, प्रचार करने की अनुमति दी गई। और भारतीय इतिहास में सम्राट अशोक एक ऐसा नाम हुआ है जिन्होंने राज आदेश पत्र निकाला, तो उसमें भी सहिष्णुता की बात करते हैं। और यद्यपि कि यदाकदा मुसलमान शासकों के शासनकाल में धार्मिक उत्पीड़न के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन अगर मुगल सम्राट अकबर की बात करें तो उनमें भी सहिष्णुता स्पष्ट थी। उन्होंने विश्व सौहार्द के लिए सुलह एक कुल की नीति अपनाई। रहीम और तुलसीदास दोनों समकालीन थे, दोनों घनिष्ठ मित्र भी थे। और वहीं सहिष्णुता का एक उदाहरण देखिए, सम्राट शाहजहां का वरिष्ठ पुत्र था दारा शिकोह, उन्होंने फारसी में उपनिषद का अनुवाद किया था। कहीं न कहीं हर एक अच्छाई को हर एक लोग मानना चाहते हैं, स्वीकारना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस प्रकार की अवधारणा भारतीय इतिहास में, भारतीय पारंपरिक मूल्य में आपको देखने को मिलती है। हाँ, यह बात है कि भारत में जातीय हिंसा एवं धार्मिक हिंसा होती रही है, लेकिन
पूर्व से तुलना करें तो हमें लगेगा कि पहले का समाज कहीं न कहीं वर्तमान से ज़्यादा सहिष्णु था और वह सहिष्णुता ही हमारी सामाजिक भारतीय जनजीवन के लिए एक मूल स्तंभ का काम करता था। और यही सब कारण रहा कि भारत ने जब संविधान लागू करने की बात हुई तो उस समय धर्म निरपेक्षता को वर्ण किया, धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाया और राज्य के लिए कोई भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। हर एक धर्म को समान दृष्टि से देखने की बात की गई। आपको असहयोग आंदोलन याद होगा 1920 में। उसके बाद जब गांधी जी ने देखा कि चौरा चौरी हत्याकांड हो गया है, यह असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक नीति पर आधारित था गांधी जी की अवधारणा के अनुसार। लेकिन जब भीड़ ने हिंसा का रूप ले लिया तो बिना किसी अंग्रेजी दमन के इन्होंने स्वयं ही उस आंदोलन को वापस ले लिया। तो देखिए आंदोलन में भी कितनी सहिष्णुता पूर्वक नीति अपनाई गई, किसी प्रकार की हिंसक प्रवृत्ति को नहीं अपनाई गई। हमें आंदोलन करना था, न कि किसी का बुरा करना था। और यही सब कारण रहा कि विदेश से संबंध भी किसी देश के साथ अपनाते हैं तो वहाँ भी सहिष्णुता की बात होती है, उस सहिष्णुता की नीति को वहाँ भी अपनाया जाता है। यही कारण रहा कि आज़ादी के बाद जब दुनिया दो ध्रुव में बट गई थी तो भारत ने किसी भी गुट से संबंध नहीं रखा। दोनों ही गुट से भारत ने सहिष्णु संबंध रखने की कोशिश की, सहजता से दोनों को देखने की कोशिश की और दोनों गुटों में से किसी में भी शामिल होने से इनकार कर दिया। यहाँ पर इनका आधार स्तंभ के रूप में सत्य और सद्गुण ही था और यही सहिष्णुता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छी मैत्री मार्ग को अपनाने की बात करते हैं। भारत ने किसी देशों की प्रति झुकाव नहीं दिखाया, लेकिन भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति का अमेरिका के विदेश मंत्री ने 1950 में, उसमें विदेश मंत्री थे जॉन फॉस्टर डलेस और उन्होंने और उसके साथ थे उपराष्ट्रपति एम निक्सन। उन्होंने गुटनिरपेक्ष देशों के लिए अच्छी भाषा का उपयोग नहीं किया, उसे शुद्ध शब्दों में कहें तो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया। इसके लिए नेहरू ने उनसे आग्रह किया था भारतीय प्रधानमंत्री के कि इस विचार विमर्श को नहीं दबाएं, विदेश संबंधी विचार विमर्शों में भी सहिष्णुता अपनाएं। और नेहरू ने कहा कि मैं मिस्टर निक्सन और मिस्टर डलेस को सुझाव देना चाहता हूं कि वे जो कर रहे हैं वे लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत है, क्योंकि हमारी लोकतंत्र में तो सभी प्रकार के मतों को सम्मान दिया जाता है, सभी के विचारों के प्रति सहिष्णु नीति अपनाई जाती है। किसी भी प्रकार के समस्या को मिल बैठकर अच्छी तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उसे सुलझाया जाता है। यहाँ पर आक्रोशित होने की अथवा असंसदीय होने की कोई बात नहीं होती है। भारत ने अपने पड़ोसी की बात हो अथवा किसी भी विदेश संबंध की बात हो, उन्होंने हमेशा विचार विमर्श से, सहिष्णुता से समाधान निकालने की कोशिश की है। और यहाँ पर महात्मा गांधी को भी आप देख सकते हैं, उनकी भी सहिष्णुता की छाप आप समझ सकते हैं। महाभारत की ही बात करें तो वहाँ भी आपको सहिष्णुता की अवधारणा दिखती है। नेहरू ने भी कहा था कि यदि हम शांति चाहते हैं तो शांति की प्रवृत्ति का विकास करना होगा और उन सभी लोगों को मित्र बनाना होगा जो हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं या जो सोचते हैं कि वे हमारे विरुद्ध हैं। आप देख सकते हैं यही कारण रहा कि 1954 में भारत ने चीन के साथ पंचशील की नीति अपनाई, जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि हम किसी भी प्रकार की आक्रामकता नहीं रखेंगे, मैत्री भाव ढंग से रहेंगे। वहीं चीन के साथ 1959 में जब सीमा विवाद हुआ तो वहां पर कूटनीतिक वार्ता के द्वारा सुलझाने की बात कही गई। हालांकि 1959 में बात
ज़्यादा कहीं न कहीं असंतुलित हो गई थी, बिगड़ हो गई थी और 1962 में तो चीन ने ज़बरदस्ती भारत पर आक्रमण कर दिया। इसके बावजूद भारत ने सहिष्णुता की नीति नहीं छोड़ी और आप जानते हैं कि कोलंबो प्रस्ताव को उसके माध्यम से भारत चीन युद्ध विराम हुआ था। तो और भारत ने कोलंबो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक तरह से यहाँ पर भी भारत की सहिष्णु नीति की झलक दिखती है। आप देख सकते हैं 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की थी। इसी प्रकार समझौता एक्सप्रेस के माध्यम से पाकिस्तान गए थे और ट्रेन चलाई गई थी। हर हमेशा भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ सहिष्णुता नीति की को अपनाने की बात कही गई है और आप देख सकते हैं कि चीन और भारत के बीच डोकलाम विवाद हुआ। यहाँ पर भी भारत ने सहिष्णु नीति से जवाब दिया। ऐसी बात नहीं हुई कि युद्ध जैसी स्थिति आ गई, लेकिन भारत से टकराने के बाद भारत के सैनिकों ने भी जवाब दिया, लेकिन आक्रामकता भारत की तरफ से नहीं दिखाई गई। पाकिस्तान हो, चीन हो या कोई देश हो, बांग्लादेश, नेपाल के संदर्भ में भी कई ऐसी बातें हो जाती है, लेकिन भारत एक परिपक्व राष्ट्र होने के नाते अपनी बरसों की रची बसी मानसिकता, अपनी सांस्कृतिक समृद्धि, जिस सहिष्णुता के आवरण के तले संजोया है, उसे आज भी पालन करता है।